जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार की शानदार शानदार सी क्लास में, जिसमें हम अपने इंग्लिश के 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा सेट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको बताना है ये डायरेक्ट या इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मतलब ये सेंटेंस किसका है? नरेशन का। क्वेश्चन पढ़िए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा? टेक कंप्लीट रेस्ट। कंप्लीट टेक मतलब रेस्ट करो। तो टेक क्या होती है? टेक है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और जो सेंटेंस आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपका फर्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या यूज करते हैं? टू लगाते हैं। दैट हम अफर्मेटिव में लगाते हैं और आस्क्ड हम इंटेरोगेटिव में लगाते हैं। ऑप्शन चेक करना। द डॉक्टर टोल्ड टू। टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता, ये सुपरफ्लूअस होता है। सेड के बाद तो टू आता है, लेकिन टोल्ड का मतलब ही सेड टू होता है, तो टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता। ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ये हो सकता है क्योंकि इसमें टू भी आ रहा है और डॉक्टर हमें एडवाइस भी दे सकता है। थर्ड देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेकन। टू के बाद टेकन। टेकन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। आस्क्ड क्यों आएगा? आज तो हमारा इंटेरोगेटिव में आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टीचर सेड टू मी। टीचर ने मुझसे कहा, बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। क्लास में रेगुलर रहो और अपने अपने लेसन को डेली लगातार याद करते रहो। तो ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वर्ब से। ये सेंटेंस भी आपका इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू से जोड़ना है। मी के बाद टू आना था। मी के बाद टू इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें तो टू है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसमें भी टू है, तो इन तीनों में से तो हम कुछ बता नहीं सकते। आगे पढ़ो। द टीचर टोल्ड मी। द टीचर आस्क्ड। क्वेश्चन तो इसमें पूछा नहीं, इंटेरोगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। इसमें क्या अलग है? द टीचर टोल्ड या आस्क्ड कुछ भी हो सकता है। मी टू रेगुलर एंड लर्न योर लेसन। योर लेसन आएगा या माई लेसन आएगा? क्वेश्चन में देखिए, योर कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हमेशा आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माई। तो यहाँ पर माई लेसन आना था, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इसका एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके प्लेस पर क्या आएगा। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। वो डेली जाता है किसके लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए। और आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है? गो आएगा, विल गो आएगा, शैल गो आएगा या गोज आएगा। इसमें एक वर्ड दिया है डेली। डेली का मतलब क्या होता है? उसका डेली रूटीन है। जो भी आपका टेंस डेली रूटीन का होता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का होता है, या फिर किसी का हैबिचुअल एक्शन होता है, या फिर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, या फिर कोई फिक्स काम होता है, ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। तो ये वाला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था, क्योंकि इसका डेली रूटीन है मॉर्निंग वॉक। ऑप्शन और डेली रूटीन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को लगाते हैं। तो फ्यूचर में तो होगा नहीं, तो विल भी कट गया, सेल भी कट गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, गो आएगा या फिर गोज आएगा। ही क्या है आपका? सिंगुलर। और जब भी आपको सिंगुलर के साथ वर्ब बतानी हो तो वर्ब में आप एस का यूज करते हो। तो ही के साथ तो गोज आना था, गो तो आता नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है इसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर होते क्या हैं? ये एडवर्ब आपकी 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एडवर्ब के 5 टाइप हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एक है लास्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप किसी बात को अपने तरीके का इस्तेमाल करते हो या फिर आप किसी के तरीके को बताते हो, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पर आप टाइम की बात करते हो, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, दैट डे, ये सारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे बताता है, जहाँ पर भी वेयर का रिप्लाई होता है, मतलब किसी प्लेस के स्थान के बारे में बात की जाती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। डिग्री का मतलब होता है किसी की डिग्री को बताना, जैसे कि नियरली वर्ड हो गया, ऑलमोस्ट वर्ड हो गया, क्वाइट वर्ड हो गया, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताता है जैसे ट्वाइस, आपने एक काम ट्वाइस टाइम किया है या फिर थ्राइस टाइम किया है, तो वो बताता है उसकी फ्रीक्वेंसी को। आपके ऑप्शन क्या है, लेटर, यस्टरडे, टुमारो। लेटर, यस्टरडे और टुमारो, ये तो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया एडवर्ब ऑफ टाइम का। सेकंड, अवर्ली, एनुअली, यूजुअली। यूजुअली मतलब कभी कभी, एनुअली मतलब साल में, और अवर्ली मतलब घंटे भर में, तो ये भी आपको टाइम को बता रहा है, ये भी कट गया। थर्ड ऑप्शन है ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट। ऑलमोस्ट, नियरली मतलब ये पास है या दूर है, तो ये किसे बता रहा है, उसकी डिग्री को बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। किसी काम को आप केयरफुली करोगे, नीटली करोगे, हैवीली करोगे, तो वो क्या होगा, काम को करने का मैनर होगा, उसका तरीका होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको एरर बतानी है, इसमें क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आई डू नॉट थिंक दैट आई कैन कोप अप विद द प्रॉब्लम। आई डू नॉट, आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसीलिए हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है और आई के साथ हमेशा डू यूज होता है। आई के साथ डू है, ये तो यहाँ पर ठीक है। डू नॉट थिंक, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। थिंक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ठीक है। आगे कहा, आई डू नॉट थिंक दैट आई कैन, आई के साथ एबिलिटी दिखाता है, बिल्कुल दिखा सकता है। कोप विद द प्रॉब्लम, कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता, ये फ्रेजल वर्ब होती है। कोप के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन यूज होती है, अप नहीं होती। ये सेंटेंस में रिपीटेड है, इसे याद रखना। आगे देखिए, 6 है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसने कहा नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, गर्ल्स आपका प्लूरल है, ये तो ठीक है। इसके बाद वर, वाज, वर, इज, एम, आर या फिर विल, शैल, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं हम, तो आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, और विलिंग में आईएनजी है, तो ये भी आपका ठीक है। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। फिर गलती कहाँ पर है, यहाँ पर, नाइदर, आइदर, समबडी, एनीबडी, नोबडी, जब भी ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो वहां पर हमेशा वो सिंगुलर काउंट होते हैं। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है ना तो ये और ना तो वो, तो जब भी चॉइस की बात होती है वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। तो यहाँ पर नाइदर आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो आपकी सिंगुलर आनी थी, यहाँ पर तो वर्ब है, तो क्या होना था, वॉज। अब आपका सेंटेंस सही है। आगे देखिए, 7th में, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेटेड अवे। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेटेड अवे, ठीक है। इसने कहा 9/10, इसका मतलब क्या है, कोई पिलर है, कोई पिलर है, आपने इसे काउंट किया, मतलब 10 नंबर मान लिया, 10 मीटर का या फिर समथिंग जो भी है, 10 मीटर मान लिया आपने, और इसने कहा इसका 9th पार्ट, मतलब ये पूरा एक पिलर है, और इसका ये 10वां हिस्सा, ये कितना बचा, एक, और ये कितना बचा, 9। तो इसने कहा जो इसका 9th पार्ट है, तो 9th पार्ट की बात करेंगे तो हम इतना ही तो होगा, और जब ये इतना है तो ये एक ही तो काउंट होगा, और जब ये एक होगा तो सिंगुलर भी होगा। सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब तो हैज होती है, हैव तो होती नहीं, तो क्या यूज करना था, हैज। अब क्या है ये, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेटेड अवे। अब ठीक है सेंटेंस। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताना है आपको, वन वर्ड बताना है, इसका वन वर्ड क्या होगा। क्वेश्चन है, टुडे माय डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग। ये एक वर्ड होता है, इसके लिए एक वर्ड है, अ स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है या फिर जो डॉग्स का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में। ऑप्शन क्या आपके पास, कैनल, कैनाल, ब्यूरो या फिर सीड। सीड तो उसे कहते हैं जहाँ पर काऊ को रखा जाता है, जिसे हम गौशाला भी कहते हैं, तो सीड तो इसका आंसर होगा नहीं। ब्यूरो, ब्यूरो को हम हिंदी में मांद कहते हैं। मांद मतलब जो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे रैट रहते हैं, कैट रहती हैं, तो ब्यूरो भी नहीं होगा, वो मांद में तो रहते नहीं डॉग्स। सेकंड ऑप्शन क्या है, कैनल।
और फर्स्ट ऑप्शन है किनाल, तो कैनल कैनल का मतलब क्या होता है, नहर। तो नहर में तो डॉग्स रहेंगे नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। टॉम्ब किसे कहते हैं? टॉम्ब का मतलब होता है गुम्बद, मतलब जो डेड बॉडी के ऊपर बनाते हैं उसे गुम्बद कहते हैं। तो गुम्बद के ऊपर जो वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑप्शन है आपके पास, एपिटफ बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ऑबिचुअरी बोलते हैं, या फिर मोर्चुअरी बोलते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? शमशान घाट, शमशान घाट। ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है? किसी की भी डेथ का नोटिस किसी न्यूज़पेपर में आना या फिर किसी भी मैगजीन में आना, उसे आप बोलते हो क्या? ऑबिचुअरी, मतलब कि किसी लिखावट बोल सकते हैं हम इसे। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी को शमशान घाट में ले जाने से पहले उसका जो प्लेस होता है, जैसे कोई डेड बॉडी है उसे आपने पहले हॉस्पिटल में रख दिया, तो वो हॉस्पिटल उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए हो गया मॉर्चरी। तो मॉर्चरी भी नहीं होगा, ऑबिचुअरी मतलब डेथ का नोटिस भी नहीं, ये भी नहीं होगा। सिमेट्री, अभी शमशान घाट में ले जाया भी नहीं गया, ये भी नहीं होगा। इसे कहते हैं हम एपिटफ, मतलब टॉम के ऊपर लिखी गई गुम्बद पर शब्द। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्नोनियम का मतलब आपको सिमिलर वर्ड बताना है, इसका क्या होगा? किसका? कन्फेस का। कन्फेस मीन्स होता क्या है? किसी को स्वीकार करना, स्वीकार करना। कोई बात हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। कन्फेस स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, या फिर कन्फेस करना, ये इसके सिनोनियम है। आगे देखिए, वेल। वेल का मतलब क्या होता है? किसी को ओपन करना, मतलब किसी का अनावरण करना। इसका ये तो होगा नहीं। आगे क्या है? सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब होता है किसी की तरह होना या फिर उसकी कॉपी करना, ये भी नहीं होगा। आगे क्या है? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्या है? डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना करना। मना करना मतलब रिफ्यूज करना, गेन से करना, फोरबिड करना। डिनाई तो खुद ही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, मतलब आपको इस अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है, हिज ब्लड रेन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। जब उसने सुना, जब उसने सुना, क्या सुना? हिज अंकल वाज मर्डर, कि उसके अंकल का मर्डर हो गया। तो उसकी जो अंदर की फीलिंग होगी, उसे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसने एक ईडियम की हेल्प ली है। ईडियम क्या है? हिज ब्लड रेन कोल्ड। तो इसका अर्थ पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन आपके पास, ही वॉज कोवार्डिड, वो डरपोक होगा। डरपोक क्यों होगा? उसकी तो कोई बात भी नहीं हुई। ही वॉज डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड तो नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब गंदे के सेंस में, ये भी नहीं होगा। ही वॉज डिप्रेस्ड, वो हताशा होगा, उस टाइम पर हताशा तो होगा नहीं, तो क्या होगा? ही वॉज हॉरिफाइड, तो भयानक होगा, टेरिबल होगा, टेरिबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। ये कह रहा है कि दिस इज सो सिंपल, वो इतना आसान है, दैट कि इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, जो सड़क का आदमी है या फिर जो सड़क का पर्सन है, वो भी उसे इजीली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसने पूछा है इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन क्या है आपके पास? एन ऑर्डिनरी पर्सन, एन इलिटरेट पर्सन, एन अननोन पर्सन, या फिर अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? अजनबी, अजनबी जिसे आप जानते ही नहीं। अननोन पर्सन का मतलब क्या होता है? अननोन, ये भी वही है जिसे आप नहीं जानते। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। और ऑर्डिनरी पर्सन का मतलब क्या होता है? सामान्य लोग। तो जो हमारे स्ट्रीट के पर्सन होते हैं ना, उसे हम ऑर्डिनरी पर्सन कहते हैं। इलिटरेट भी नहीं बोलते, अननोन भी नहीं, स्ट्रेंजर तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब एंटोनियम बताना है, किसका? करप्ट का। करप्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार करना किसी के साथ, भ्रष्टाचार करना, या फिर डिसोनेस्ट होना, बेईमान होना।
पूछा क्या इसका एंटोनियम। ऑप्शन देखिए, हेटफुल। हेटफुल किसे कहते हैं? जिससे हम हेट करते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं। हेटफुल तो ये तो होगा नहीं। आगे कहा हर्टलेस। हर्टलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें फीलिंग ना हो, मतलब फीलिंगलेस कह सकते हैं। हर्टलेस भी नहीं होगा। अनक्लीन का मतलब क्या होता है? गंदा होना, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा क्या? ऑनेस्ट। करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। और आप ऑप्शन देखते, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस लगाते, तब भी हो जाता। कैसे? हेटफुल, जो हेट करता हो, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। हर्टलेस, हर्टलेस भी जिसमें फीलिंग ना हो, वो भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। अनक्लीन, गंदा, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। और ऑनेस्ट आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और करप्ट क्या होता है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव का अगर आपको एंटोनियम छांटना था तो वो क्या होता? पॉजिटिव ही होता। और पॉजिटिव वाला आपके पास एक ही ऑप्शन था। आपको इनके मीनिंग भी ना पता होते तब भी आप इजीली कर लेते हैं अटेम्प्ट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको फिल करना है इसके अंदर क्या आएगा। क्वेश्चन में बोला है सी इज सो डैश दैट सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल। सी इज सो डैश, वो इतनी है, क्या है? कि सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स। फेरी टेल्स का मतलब क्या होता है? जो परी की कहानियां होती हैं, वो हमेशा मेरी परी की कहानियों पर विश्वास कर लेती है। तो वो क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट होगी, वॉसीफेरस होगी, क्रेडुलस होगी, या फिर इनोसेंट होगी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी ने कोई अच्छा काम किया तो आपने उसे क्रेडिट दिया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उसे सम्मान देना या फिर उसे कोई इनाम देना। तो इनाम या सम्मान की तो कोई बात हो नहीं रही, ये ऑप्शन तो हट गया। वॉसीफेरस का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो ज़्यादा बोलते हैं। जैसे उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है क्या? टॉकेटिव। टॉकेटिव। तो जो टॉकेटिव होगा वो फेरी टेल्स पर बिलीव करेगा इजीली? नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे दो ऑप्शन, एक हो गया क्रेडुलस, एक हो गया इनोसेंट। अगर एग्जाम में दोनों एक साथ आ जाएं तो आप इनमें फंस सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, जो किसी की भी बात पर इजीली विश्वास कर ले। और इनोसेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ गलत ना करे या फिर जो किसी को हानि ना पहुंचाए। इसने बात किसकी करी है? बिलीव की। तो बिलीव किसका होगा? क्रेडुलस का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी भी गलत है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर। डिड द चाइल्ड, डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब डिड भी होती है, डू भी होती है, डस भी होती है। डू और डस प्रेजेंट की होती है, डिड होती है आपकी पास्ट की। और डू डस डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। किस किस के साथ? डू, डस और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी थी। और फेल कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फॉलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। ऑप्शन देखना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन रेजेज इन द ईस्ट एवरी डे। जो हमारा सन है वो प्रत्येक दिन किस डायरेक्शन में निकलता है? ईस्ट में, मतलब कि पूर्व से उगता है। सही बात है। और इसे भी याद रखना, क्या? जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपकी डायरेक्शन होती है, इनसे पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं। इसने दा का यूज दिया है, ये तो ठीक है यहाँ पर। और दो वर्ड होते हैं क्या? एक होता है रेज, रेज, एक होता है राइज। रेज का मतलब क्या होता है? बचपन में टीचर ने आपसे कहा होगा रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स का मतलब क्या है? अपना हाथ उठाना। तो अगर कोई चीज़ हम उठा पा रहे हैं या फिर हम किसी को उगा पा रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेज। लेकिन जो चीज़ खुद उगती है उसके लिए हम बोलते हैं राइज। तो सन को कोई रोज उठाने तो जाता नहीं, वो तो खुद उगता है। अगर वो खुद उगता है तो उसके लिए हम राइज वर्ड को यूज़ करेंगे, रेज को तो करेंगे नहीं। और इसने क्या दिया है? रेज। तो ये तो यहाँ पर गलत है। आना क्या था? राइज। ऑप्शन चेक करना, इसमें भी राइज है, इसमें भी राइज है, इसमें भी राइज है। इस ये तो गलत हो गया। तीन ऑप्शन बचे आपके पास। और द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, जो सन है वो प्रत्येक दिन किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज तो होता नहीं। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऑप्शन चेक करना, पहला वाला तो फ्यूचर में हो गया, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे, द सन राइजेस इन द ईस्ट या द सन राइजेस एट द ईस्ट।
एट तो हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा, क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, आपको एक्टिव या पैसिव बताना है सेंटेंस का। सेंटेंस क्या है? नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वाज वर इज एम आर बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? पैसिव होता है। आपको इसका एक्टिव बताना है, क्या होगा? वाज वर हम कब चेंज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। तो आपका पहले डिड होगा, उसका आपने कन्वर्ट किया होगा किसमें? वाज में। तो चेक करना, नॉट दे रखा है इसीलिए हमें डिड लगाना ही पड़ेगा। इसमें क्या है? द क्रिमिनल स्पोक नॉट अ वर्ड इन द सेल्फ डिफेंस। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, क्या डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और नॉट तो आ नहीं सकता जब इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो नॉट कैसे आ जाएगा? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक नो वर्ड्स, स्पोक नो वर्ड्स ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, ये भी गलत हो गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, थर्ड वाला फोर्थ वाला। डिफरेंस क्या है? द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, या द क्रिमिनल स्पोक इन सेल्फ डिफेंस नॉट अ वर्ड। स्पोक तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? इसने नॉट बोला है, और नॉट बोला है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें मिसिंग है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, ये भी पैसिव का है। द कंडेम्ड द मूवी, दे कंडेम्ड द मूवी। कंडेम्ड का मतलब क्या है? किसी की निंदा करना, किसी के बारे, किसी से हेट करना, किसी चीज से या फिर किसी पर्सन से। तो दे कंडेम्ड द मूवी, इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट किस में करते हैं? वाज या वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन चेक करना, पहले वाले में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तीन ऑप्शन बचे आपके पास, इसमें भी वाज है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, सेकंड होगा या थर्ड होगा। कंपैरिजन करके देखिए, द मूवी वाज कंडेम्ड देम, द मूवी वाज कंडेम्ड बाय देम। पैसिव में चेंज करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, इसमें बाय मिसिंग है, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है इनकरेक्टली स्पेलिंग, आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी है? ओरिजिनेट है, इथिक्स है, वोरोसियस है, या बिग विग है। बिग विग का मतलब क्या होता है? कोई जाने माना व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं कोई बड़ा पर्सन, उसे हम बिग वैग कहते हैं। बिग विग की स्पेलिंग ये तो ठीक है। आगे क्या है? वोरासियस, इसे अभी होल्ड करो। इथिक्स, इथिक्स का मतलब क्या होता है? साहित्य, इसकी स्पेलिंग भी यही होती है, ये भी सही है। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? किसी का किसी प्लेस से ओरिजिन होना, मतलब कि उसका जन्म कहाँ से हुआ, वो उसका ओरिजिनेट क्या है, तो उसे हम ओरिजिनेट बोलते हैं, ये भी ठीक है। बचा क्या? ये क्या है? ये होता है वोरासियस। वोरासियस, वोरासियस क्या होता है? जो खाने को देख के बोरा जाता है, मतलब जो खाने का आदी होता है, जिसे हम एक वर्ड में ग्लूटन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग गलत है, ये तीनों गलत, ये तीनों तो सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चार ऑप्शन है, सही वाली कौन सी है? आपके पास वर्ड क्या है? एक्विटेंस। एक्विटेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ACQUAINTANCE। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी काम को जानबूझकर करना, मतलब इंटेंशनली करना, सोच समझ कर करना, इंटेंशनली, इंटेंशनली। एक बार ये ऑप्शन चेक करना, AC, इसमें तो C मिसिंग है, तो ये वाला ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ACQUAI, इसके बाद तो I मिसिंग है, ये भी गलत हो गया। ACQUAINTNC, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लास्ट में A आना था, इसमें तो E है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।